हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आरती मिश्रा आप सबका साइंस सर के चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आप लोग कैसे हो? होप सो आप लोग ठीक होगे। आज हम मेटल एंड नॉन मेटल के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस मत करिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। द मेटल obtained from their molten chloride by the process of electrolytic reduction are। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जब हम मेटल ऑब्टेन करते हैं मोल्टेन क्लोराइड से, कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं हम? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्रोसेस हम यूज करते हैं। तो कौन से मेटल हैं आपको मेटल बताना है। सबसे पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन क्या होता है। ये स्पेशली हाई रिएक्टिव मेटल के लिए होते हैं। हाई रिएक्टिव मेटल में कौन कौन से आते हैं? जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे हमारे क्या हैं? हाई रिएक्टिव मेटल। ये कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट से कभी भी रिड्यूस नहीं होंगे, आपको मेटल कभी भी नहीं मिलेंगे कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट से, लाइक कार्बन। तो ये हाई रिएक्टिव मेटल हैं, तो किसके थ्रू होंगे? इसे हमें क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोलाइज, सबको हमें इलेक्ट्रोलाइज्ड करना पड़ेगा। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं हम। सोडियम क्लोराइड हमने लिया, इससे अब क्या करेंगे हम? इलेक्ट्रोलिसिस, और हमें क्या मिलेगा? प्योर मेटल Na+Cl2। तो हमारा आंसर क्या होगा? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। क्यों? क्योंकि ये हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं और ये इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से हमें मेटल इजीली ऑब्टेन हो सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए आंसर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। क्यों? क्योंकि ये हाई रिएक्टिव मेटल हैं। जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे क्या है? हमारे हाई रिएक्टिव मेटल हैं। इन्हें हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मेटल को। गोल्ड एंड सिल्वर क्या है? लेस रिएक्टिव हैं, जो कि इसलिए हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाय साइनाइड प्रोसेस। आयरन क्या है? इसको भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किसके थ्रू? रिडक्शन विद कार्बन। कार्बन के साथ रिडक्शन करने पे हम आयरन आराम से हमें मिल जाएगा। तो हमारा आंसर होगा बी, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड ओर इज। इसमें आपको बताना है कि मोस्ट कॉमन मेथड मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसके ऑक्साइड ओर से कौन सा इसमें है। आपको बताना है रिडक्शन विथ कार्बन। क्या कार्बन के साथ रिडक्शन करने पे जो ऑक्साइड ओर होते हैं उनके मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, या फिर हाइड्रोजन, या फिर एल्यूमिनियम, या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो एक एक करके हम सारे ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन देखते हैं। ये क्या है हमारा? हाई रिएक्टिव मेटल में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। रिडक्शन विथ एल्यूमिनियम किस में होता है? थर्माइट प्रोसेस में। थर्माइट प्रोसेस क्या होता है? जब रेलवे ट्रैक हमारा टूट जाता है, कहीं से ब्रेक हो जाता है, तो हम थर्माइट प्रोसेस यूज करते हैं। थर्माइट प्रोसेस में होता है एल्यूमिनियम का पाउडर, और हम क्या डालते हैं? आयरन। एल्यूमिनियम का पाउडर उस आयरन में डालते हैं, तो आयरन हमारा मोल्टेन स्टेट में आ जाता है, जिससे हम इजीली उसको रिपेयर कर सकते हैं। रिडक्शन विथ हाइड्रोजन, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। रिडक्शन विथ कार्बन, हाइड्रोजन का रिडक्शन ज़्यादातर हम टंजस्टन में यूज करते हैं इसको निकालने के लिए। मोस्ट कॉमन मेथड क्या है? रिडक्शन विथ कार्बन। जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, जितने भी मेटल ऑक्साइड होंगे, उसे हम किसके थ्रू रिड्यूस करेंगे? कार्बन के थ्रू, विद कार्बन और CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये प्रोसेस क्या करता है? ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है। कहाँ से? फ्रॉम देयर ओर। और क्या बचता है? फिर बचता है हमारे पास प्योर मेटल। और ये ज्यादातर कौन से मेटल में यूज होता है? जो कि लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं। लेस रिएक्टिव मेटल, उनमें हम ज्यादातर यूज करते हैं इसे। जैसे कि आयरन हो गया, जिंक, लेड एंड कॉपर। एक हम एग्जांपल के साथ इसको देखते हैं। जैसे हेमेटाइट ओर है।
हेमेटाइट ओर का फॉर्मूला Fe2O3। और इसको हमें आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है, तो क्या करेंगे, कार्बन के साथ इसको रिएक्शन करवाएंगे और हमें क्या मिलेगा, Fe और CO, 3CO और 2Fe। हमें प्योर फॉर्म में हमारा मेटल मिल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड में गैस निकल जाएगा। इसका आंसर होगा ए, रिडक्शन विथ कार्बन। इसमें भी यही आंसर है, रिडक्शन विथ कार्बन। मेटल इन द मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, कौन कौन से, आयरन एंड जिंक, जो कि मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज है। कॉमनली एक्सट्रैक्ट, ज्यादातर हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं किसके थ्रू, रिड्यूसिंग द ऑक्साइड, ऑक्साइड को उसको रिड्यूस करके, किसके साथ, कार्बन के साथ, लाइक दिस। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट A and B form a compound C. A loses electron and B gain electron. Which one of the following properties will not be shown by compound C? चलिए देखते हैं। दो एलिमेंट है A and B, क्या फॉर्म किए, C। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, लूजेस इलेक्ट्रॉन, और B क्या कर रहा है, गेन इलेक्ट्रॉन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज इसमें शो नहीं होगी कंपाउंड सी के लिए। हम ये देखेंगे कि ए लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन और बी गेन कर रहा है, तो ये हमारे क्या है, आयोनिक कंपाउंड है। और आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, चलिए एक एक करके देखते हैं। ये क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, सेकेंड है हाईली सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल वाटर, तीसरा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और फोर्थ क्या है हमारा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। चलिए कि करके देखेंगे। हाई मेल्टिंग पॉइंट है, तो जी हाँ है हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर भी है। इट हैज अ वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट हैज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग। इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन दी मोल्डन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन, ये भी करेक्ट है, तो हमारा आंसर होगा सी, जो कि प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही है कंपाउंड सी पे। क्यों, क्योंकि ये एक आयोनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। ये देखिए आंसर हमारा सी है। क्यों, क्योंकि इट हैज अ वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स अपोजिटिवली चार्ज्ड आयन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। एल्यूमिनियम पाउडर इज यूज्ड इन थर्माइट वेल्डिंग बिकॉज, क्यों हम एल्यूमिनियम पाउडर को यूज करते हैं थर्माइट वेल्डिंग के लिए। फर्स्ट देखते हैं हम, इट्स अ रिएक्शन विद आयरन इज हाईली एक्सोथर्मिक। बी पार्ट है व्हेन इट इज हीटेड विद आयरन। ए पार्ट देखते हैं, इट्स रिएक्शन विद आयरन इज हाईली एक्सोथर्मिक। हाँ ये तो सही है कि ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें हीट बहुत ज्यादा निकलती है। और किसके साथ रिएक्शन करते हैं, हम आयरन के साथ रिएक्शन करते हैं। बी पार्ट हम देखते हैं, व्हेन इट इज हीटेड विद आयरन ऑक्साइड, जब हम इसे आयरन ऑक्साइड के साथ हीट करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, मोल्टेन आयरन इज ऑब्टेन्ड, हमें मिलेगा मोल्टेन आयरन, जो कि हमारा आंसर होगा बी, कि जब हम इसे हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मोल्टेन आयरन। और उसी टाइम हम उसको रिपेयर करेंगे जब आयरन मोल्टेन फॉर्म में होगा। चलिए आंसर देखते हैं इसका। आंसर हमारा बी पार्ट, व्हेन इट इज हीटेड विद आयरन ऑक्साइड मोल्टेन आयरन इज ऑब्टेन्ड, क्या हमें मिलेगा, मोल्टेन आयरन। इन थर्माइट वेल्डिंग एल्यूमिनियम पाउडर इज यूज्ड, थर्माइट वेल्डिंग में क्या हम यूज करते हैं, एल्यूमिनियम पाउडर। क्यों, क्योंकि ये आराम से आयरन के साथ रिएक्ट कर जाता है, आयरन ऑक्साइड के साथ। और ये कैसा है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, और इसे ही हम कहते हैं थर्माइट रिएक्शन। एक एग्जांपल देखते हैं हम। Fe2O3 को हम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। दिस रिएक्शन प्रोड्यूस मोल्टेन आयरन, और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, मोल्टेन आयरन, जो कि हम उस टाइम वेल्ड कर देंगे, मेटल पार्ट को ज्वाइन कर देंगे, स्पेशली रेलवे ट्रैक पे।
हाई टेम्परेचर जनरेटेड इन सफिशिएंट टू मेल्ट द आयरन प्रोड्यूस, और हम हाई टेम्परेचर जनरेट करेंगे जो कि सफिशिएंट होगा आयरन को मेल्ट करने के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन हम देखते हैं, द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम आर बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रिस्पेक्टिवली। कौन सा प्रोडक्ट इसमें फॉर्म होगा जब एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम एयर के प्रेजेंस में बर्न होंगे? सबसे पहले हम एल्यूमिनियम का देखते हैं। एल्यूमिनियम किसके साथ रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन के साथ। और क्या मिलके बनाएंगे ये सब? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये हमारा क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम का देखते हैं। मैग्नीशियम को ऑक्साइड के साथ हमने रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। तो हमारा आंसर ये होगा, और ये Al2O3 और MgO, तो हमारा आंसर होगा बी पार्ट। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। A metal M displaces iron from aqueous solution of a ferrous sulfate but fail to do so in case of aqueous solution of aluminium sulfate. The metal M is, आप किसमें बताना है कि कोई M मेटल है जो कि एक्वस सॉल्यूशन फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट किया। फेरस सल्फेट इसके साथ रिएक्ट करने पे वो मेटल सल्फेट आयरन को उसने डिस्प्लेस कर दिया, बट एल्यूमिनियम के केस में वो फेल हो गया। एल्यूमिनियम सल्फेट में वो फेल हो गया, ऐसा क्यों? और वो एम कौन सा मेटल है? तो आप सबको पता है कि सबसे पहले क्या आता है? पोटेशियम रिएक्टिविटी सीरीज में, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, और फिर आयरन, उसके बाद लेड, कॉपर, ऐसे लाइन से रिएक्टिविटी सीरीज में होते हैं। सबसे पहले जो हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं वही डिस्प्लेस करते हैं लेस रिएक्टिव मेटल में। तो इसमें लेस रिएक्टिव मेटल कौन सा है? Fe हमारा इधर है, जो कि इसे कौन डिस्प्लेस कर सकता है? जिंक। लेकिन एल्यूमिनियम को नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि जिंक लेस रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से। तो हमारा आंसर होगा जिंक। वो मेटल एम हमारा क्या होगा? जिंक। आंसर है हमारा डी पार्ट, जिंक। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड आफ्टर अबाउट 1 hour ऑफ अ प्लेसिंग आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या होगा? कौन सा कलर चेंज होगा उस सॉल्यूशन में? हम इसे ऑब्जर्व करते हैं 1 घंटे के लिए। हमने आयरन नेल को कॉपर सल्फेट में प्लेस कर दिया है। ये हमारा क्या है? कॉपर सल्फेट डुबा दिया गया है नेल। ये हमारा आयरन नेल है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा है? ब्लू कलर। जब हम इसे रिएक्ट करवाएंगे तो कैसा कलर हो जाएगा? पेल ग्रीन, मतलब येलोविश ग्रीन कलर का हो जाएगा। कॉपर सल्फेट हमारा ब्लू कलर का था, लेकिन आयरन नेल की वजह से हमारा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? पेल ग्रीन। तो हमारा आंसर है बी पार्ट, पेल ग्रीन। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। असर्शन ए, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोजन गैस कभी इवॉल्व नहीं करता है जब भी कोई भी मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करे। इसका रीजन देखते हैं। नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिड्यूसेस द हाइड्रोजन प्रोड्यूस इन द रिएक्शन टू वाटर। नाइट्रिक एसिड क्या करता है कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और रिड्यूस करता है हाइड्रोजन, और क्या प्रोड्यूस करता है? वाटर प्रोड्यूस करता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या सही है। असर्शन ए, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व। ये तो बात सही है कि हाइड्रोजन गैस जब भी कोई मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता है। हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। सपोज दैट हमने एक मेटल लिया कॉपर, हमने कॉपर लिया और उसको नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, तो हमें क्या मिलेगा? कॉपर नाइट्रेट और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और क्या मिलेगा? वाटर। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रीजन इसका क्या कह रहा है? नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिड्यूसेस द हाइड्रोजन प्रोड्यूस इन द रिएक्शन वाटर।
इसका रीजन क्या है? नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि बिल्कुल गलत है। नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि हाइड्रोजन गैस को वाटर में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारा असर्शन ए तो सही है, लेकिन हमारा रीजन इसका फॉल्स है। तो इसका आंसर होगा असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसका आंसर ये assertion is true but reason R is false because most metal do not produce H2 with HNO3। ज्यादातर मेटल्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं हाइड्रोजन जब भी वो रिएक्ट करेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग H2 टू H2O, और वो ऑक्सीडाइज कर देता है हाइड्रोजन को वाटर में। रीजन इसका क्या कह रहा है? नाइट्रिक एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट। इसीलिए हमारा आंसर होगा सी, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। Question number 9. Assertion A. The metal high up in the reactivity series cannot be obtained from the compound by heating with carbon. Yes, it's true. जितने भी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाई अप में होते हैं, उन्हें हम कभी भी कार्बन के साथ हीट करवा के ऑब्टेन नहीं कर सकते। लाइक सबसे हाई अप में कौन कौन से रिएक्टिविटी सीरीज में होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे हमारे रिएक्टिव सीरीज में हाई अप में होते हैं। हम कभी भी इनको कार्बन के साथ हीट करवा के इन्हें ऑब्टेन नहीं कर सकते। इसे हमेशा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू ही हम ऑब्टेन कर सकते हैं इन सारे मेटल्स को। इसका रीजन देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू ऑब्टेन मेटल। क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू हम मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं? यस, इट्स ट्रू। ज़्यादातर ये थर्माइट प्रोसेस में होता है। एक आयरन लिया, उसको कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया और हमें क्या मिला? फेरस सल्फेट, और कॉपर हमें प्योर फॉर्म में मिल गया। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसका कोई लेना देना नहीं है असर्शन ए से। दोनों ही ट्रू हैं अपने अपने में। असर्शन ए भी ट्रू है और इसका रीजन भी ट्रू है, बट रीजन नॉट करेक्ट। रीजन इज नॉट करेक्ट ऑफ असर्शन ए। तो हमारा आंसर होगा बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। रीजन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन ए का। हम क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। Assertion A. Ductility is that property of a metal which enables copper used in making cooking utensils. Reason R. Copper is a metal which is a ductile as well as malleable. Ductility is that property. Ductility वो जो property है क्या? Ductility is that property of a metal which enables copper used in making cooking utensils. Is it not true? Cooking utensils बनाने के लिए डक्टिलिटी की जरूरत नहीं है, मैलिएबिलिटी की जरूरत होती है। वो मैलिएबल होने चाहिए और थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए उनमें। थर्मल कंडक्टिविटी किसी भी कुकिंग यूटेंसिल्स को बनाने के लिए। डक्टिलिटी क्या होता है? वायर के फॉर्म में आराम से बन सके। तो जो वायर के फॉर्म में बन पाएगा, क्या उससे हम कुकिंग यूटेंसिल्स बना सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। तो हमारा असर्शन ये तो रॉन्ग हो गया। और देखते हैं। कॉपर इज अ मेटल। कॉपर क्या हमारा मेटल है विच इज डक्टाइल। क्या है वो? डक्टाइल है एज वेल एज मैलिएबल। तो कॉपर डक्टाइल भी है और मैलिएबल है। इट्स ट्रू। तो हमारा आंसर होगा असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। हमारा रीजन तो करेक्ट है लेकिन असर्शन फॉल्स है। ये देखिए, कुकिंग यूटेंसिल रिक्वायर मैलिएबिलिटी। कुकिंग यूटेंसिल्स को क्या रिक्वायर होती है? मैलिएबिलिटी की, मतलब कि उसको शेप बना सकते हैं हम, शीट का हम शेप बना सकते हैं। एंड थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी भी जरूरत है उसको, लेकिन डक्टिलिटी की जरूरत नहीं है। डक्टिलिटी क्या होता है? वायर मेकिंग के लिए। कॉपर इज अ बोथ। कॉपर क्या हमारा डक्टाइल भी है और मैलिएबल है, इसलिए हमारा आर ट्रू है। तो ऐसे और भी क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं और भी ऐसे क्वेश्चंस डेली बेसिस पे अपलोड करती रहूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।